Hello everyone. Today we are going to talk about the topic that is challenges and opportunities for OB. But before I start with this topic, एक ऐसी चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, दैट इज सी यहाँ हम बात कर रहे हैं challenges and opportunities for organizational behavior for OB, not for the organization. Many a times जब students इस question को attempt करते हैं, they would talk about the challenges which an organization is facing rather than focusing on how organizational behavior helps us to cope up with these issues. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. Now, okay, let's start with it. So first challenge is responding to economic pressures. See, economic pressures में organizational behavior का क्या role है? Whenever we face situations like say recession, कई ऐसे issues हैं जो manager को उस केस में they need to deal with it. For example, recession है या pandemic is the recent phenomena which we all have observed. So उस समय क्या होता है? उस समय पर बहुत सारे layoffs होते हैं organization में. उस समय पर if you talk about the mental state of employees, they are very stressed. So those kind of issues need to be dealt with. उसके लिए मैनेजर को चाहिए कि he should be very well versed with all these concepts of organizational behavior. It is also not just that in case of recession. If you talk about the period which is when we have boom, that time also if you'll see managers को ये organizational behavior की knowledge बहुत help करती है. वो कैसे? सी जब ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल इकोनॉमी में बूम होता है, व्हाट हैपेंस? एम्प्लॉइज you need to make sure that you're able to satisfy the employees, you're able to motivate the employees, you are able to retain the employees. क्योंकि अगर आप एम्प्लॉइज को ऐसे टाइम पर वो नहीं दे पाएंगे जो वो चाहता है, तो जहां रिसेशन में आपके साथ प्रॉब्लम थी कि आप ले ऑफ करें, किसे ना करें, आपके पास बूम के समय पर प्रॉब्लम रहती है कि आप एम्प्लॉइज को अपने पास रिटेन कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे उसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए. सो वो लॉयलिटी कैसे आएगी, आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं उनसे आप अच्छे से काम कैसे ले सकेंगे. दैट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स यू टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन. We all know that globalization is a phenomena which is like everywhere you find it. And अगर हम बात करें organizations की, तो बहुत तरह से वो impact करता है एक organization को. क्या ऐसा है जो हुआ after globalization? See, one, we see that there are many foreign assignments. अगर आप एक organization में काम करते हैं, तो अब ऐसा होता है कि आपको कई बार बाहर जाना पड़ेगा, a foreign country में wherein you need to work there. Maybe one of the subsidiaries of the organization that you are in is there, and you are supposed to work there on on a project which is a foreign assignment probably. अब इस केस में क्या होगा? आप जिस तरह से एज अ मैनेजर फॉर एग्जाम्पल आप यहां जैसे आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पा रहे हैं, यहां एम्प्लॉइज की जो नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो बहुत डिफरेंट होंगी वहां फॉरेन में एम्प्लॉइज की नीड्स उनकी एस्पिरेशन से. तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको उनकी नीड्स, उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से काम करना होगा. So the same strategy or the same practices may not work what are working very fine here in India. So if you go abroad, you'll need to take care of that. Next is working with people from different cultures. अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के बाद हम अपनी कंट्री में ही वर्क कर रहे हैं, तब भी यू विल फाइंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब जब आप काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में कंपेयर्ड टू इफ यू सी 30 years बैक, तो क्या डिफरेंट है. अब आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से अलग अलग कल्चर्स से लोग आते हैं. अलग अलग कल्चर से जब लोग आते हैं तो अगेन उनका सोचने का तरीका, क्या उनको मोटिवेट करता है, किस तरह से वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, ये सब डिफरेंट होता है. सो अगेन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे आप उस केस में आप ड्राइव करेंगे, दैट इज समथिंग विच यू विल नीड टू सी. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ जॉब्स.
ग्लोबलाइजेशन होने से जॉब्स की मूवमेंट होती है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड वांट कि आपको अगर लेबर लेट से चीपर मिलती है किसी ऑर्गेनाइज और किसी कंट्री से, एंड यू कैन आउटसोर्स दैट, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू मे वांट टू डू इट। लेकिन जब आप ये करते हैं, so जो community में आप let's say if we talk about US, so there are many jobs which have been outsourced here in India, लेकिन आप US के employees की अगर बात करें, to them they might find it wrong because according to them jobs are being exported to India. So आप अगर मैनेजर हैं यूएस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? फॉर दैट अगेन यू नीड टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ organizational behavior. You need to know how to actually deal with that situation, how to take those people in confidence that whatever is happening, it is for the good of the organization और ये आपके लिए भी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज जब हिट्रोजीनिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ एज, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ जेंडर। सो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में राइट कि बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में अगर आप देखेंगे काम करते हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, लेकिन इन सभी आप अगर आप ग्रुप्स में देखें तो उन सबकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं, उन सबकी एस्पिरेशंस डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज की बात करूं, and if we talk about say a practice wherein you think or the organization thinks कि आप जब प्रमोशन करते हैं it should be based on seniority, it should not be based on merit. अब when we have young people in the organization, so they would not like this particular practice probably, that seniority is the base for promotion because वहां उनका फिर प्रमोट होने का चांस कम हो जाएगा। सो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। और ये एमर्ज क्यों होती हैं? ये एमर्ज होती हैं वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी होने की वजह से। अगर सभी लोग यंग हैं, अगर सभी लोग सीनियर हैं, सो वी कैन जस्ट have one practice which would be suitable for all of them, but actually it is not possible. So वो कैसे डील करना है वो हमें वो भी बताएगा। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। हम बहुत बार सुनते हैं कस्टमर इज द किंग, लेकिन अगर कस्टमर किंग है और आपको इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू मेक श्योर आप बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। सो एक्चुअली में वी विल नीड टू थिंक अबाउट इट कि कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर कौन रहा है। It is not the organization itself per se, it is the employees of the organization. तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, they are motivated, they are knowledgeable, they are patient, they are very courteous. उनके पास वो सब चीजें हैं जो जरूरी हैं एक कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देने के लिए, क्योंकि जब एम्प्लॉइज में ये सब चीजें होंगी तभी आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो पाएगा। इफ योर एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी, he would not be able to deal with the customer and make him happy. So again, कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए भी क्या जरूरी है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो खुश हो, वो कर्टियस हो, और वो आप कैसे पॉसिबल कर पाएंगे? अगेन थ्रू द नॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आपको उसे सिखाना पड़ेगा हाउ टू डील विथ स्ट्रेस, हाउ टू keep yourself motivated, other things like communication skills and all, interpersonal skills, ये सब आप उसको सिखा पाएंगे through OB only. Now, improving people skills is another thing. People skills क्या होता है? See, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आपको लोगों के साथ डील करना होता है। जब आप लोगों के साथ डील करते हैं और आप you want to just take the best out of it, ये तीन चीजें हैं जो और भी हैं, बट यस ये तीन मेजरली यू कैन से कि हमें फोकस करना पड़ेगा उन पर इफ यू रियली नीड टू डील विद पीपल एंड यू वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो वन इज यू नीड टू डिजाइन मोटिवेटिंग जॉब्स।
आपको जॉब्स ऐसी बनानी है जो मोटिवेटिंग हो, डिजाइन इस तरह से करनी है। इसके लिए जरूरी होगा मोटिवेटिंग, अगर आपको जॉब्स को बनाना है यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, उनका क्या इंटरेस्ट है, किस तरह से वो काम करना चाहेंगे, और उनको बताना कि ये काम कैसे होगा, बिकॉज अगर उन्हें वो काम समझ नहीं आएगा दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क। सो वहां आपको ये नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल्स। See, listening is again very important. When you're dealing with people, it is important कि आप patient रहें. You listen to the person very carefully. You don't interrupt. So these kind of things are also required. Creating effective teams, obviously when you're talking about people, there are teams in organization, और सिर्फ teams बनाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार आप देखेंगे एक organization में जब टीम्स शफल की जाती हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी तो हो सकता है बाद में अच्छा काम कर पाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि टीम्स जब आपकी वर्क करती हैं, दे नीड टू वर्क इफेक्टिवली. This is just one of the ways at times, to make sure that teams are effective. अगर एक टीम में बहुत सारे conflicts हैं, maybe you can this way you can try and resolve it. But yes, there are other ways also to make the teams effective. ये हम depth में आगे अपनी videos में cover करेंगे, and you can just refer it from there. Okay, now next one is stimulating innovation and change. We always talk about it nowadays, कि organizations, they need to be innovative, there has to be, change has to be a part of it. अब problem इसमें क्या आती है? See, जब आप बात करते हो innovation की, innovation के लिए क्या चाहिए आपको? Creativity. अब again इसमें आपको employees को train करना पड़ेगा, आपको employees के अंदर वो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, फॉस्टर करनी पड़ेगी. हाउ इज इट दैट यू डू इट? दैट इज समथिंग विच यू नीड टू सी. व्हेन इट कम्स टू चेंज, एक मेजरली जो प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो है रेसिस्टेंस टू चेंज. हम में से कोई भी चेंज नहीं चाहता. Why? Because we are comfortable, the way we are. We don't want to, anything to change which is around us. लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उन्हें इनोवेट करना है. दे नीड टू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, नए प्रोडक्ट्स, नई लोकेशंस पर दे वुड नीड टू ओपन अप देयर न्यू डिविजन्स एंड ऑल. सो नई टेक्नोलॉजी पर दैट इज इन फैक्ट वेरी मच इम्पॉर्टेंट दीज डेज. सो फॉर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं दे डू नॉट रेसिस्ट. सो there comes the role of OB. Next is coping with temporariness. What is temporariness? In organizations these days, if you see, everything is very dynamic. Nothing is there to stay forever. In fact, जो changes हैं वो इतनी fast होते हैं that organizations, they need to always be ready to deal with those kind of changes. अगर आप देखें पहले जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में काम होता था कुछ इयर्स पहले तक और अब जिस तरह से काम होता है, इट इज वेरी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल पहले परमानेंट एम्प्लॉयज होते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो सालों साल वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे. आज की डेट में यू विल फाइंड देयर आर टेम्परेरी वर्क ग्रुप्स, नए असाइनमेंट्स आते हैं, नए वर्क ग्रुप्स बनते हैं. सो एवरीथिंग इज टेम्परेरी. ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है, that itself to quite an extent, it has become temporary nowadays. So for this again, it is required कि आप OB को समझें, and you know how to cope up with all these kind of all these changes which are happening. Next is working in networked organizations. Networked organizations क्या है? आज की डेट में हम देखते हैं कि organizations में जब आप एक काम करते हैं, so ऐसा जरूरी नहीं है that physically you need to be there in the organization, at the place where you're working. So you can telecommute nowadays. आप यहाँ हैं लेकिन you can be in touch with people across the globe, और वो सब मिलकर अलग अलग लोकेशन से एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं. लेकिन यहाँ ऐसी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस में आने की वजह से प्रॉब्लम जो आई है वो ये है कि
इस तरह से अगर आप एक मैनेजर हैं, फिजिकली एक टीम को हैंडल करना और ऐसी टीम को हैंडल करना जो बहुत इट्स पीपल आर जस्ट स्प्रेड लाइक दैट, वो एक जगह पर आपके पास नहीं है, उनको डील करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें डायरेक्ट करना, कैसे आप करेंगे वो अपने आप में ही एक चैलेंज है। और उसमें अगेन आपकी हेल्प करता है ओबी कि आपके करने वाले कैसे हैं। नेक्स्ट इज हेल्पिंग एम्प्लॉइज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? मेनी टाइम्स हम देखते हैं, एम्प्लॉइज बात करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज माई वर्क एंड फैमिली लाइफ। ये हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत एम्प्लॉइज जो हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ अगेन चेंजेस विच आर हैपनिंग। आज आप 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं बिकॉज ग्लोबलाइजेशन है। आप यहाँ आपका दिन है, जहां आप जिस कंट्री के लिए काम करते हैं प्रॉब्ली वहां रात है, सो यू नीड टू बी देयर 24/7। आप आज की डेट में जब काम करते हैं, आपको इट इज नॉट that you are having fixed number of hours, आपको उन hours के beyond भी काम करना पड़ सकता है। So that is there. At the same time you will find कि dual couples हैं, right? Both husband and wife they're working, so it becomes difficult for them to manage family and work, because earlier it was comparatively easier when both of them were not working, but now it is not the case. So ये जो problems हैं, या work from home is again a new development which we see, because of which you have laptop at your home, आप कभी भी laptop खोलकर काम कर सकते हैं, but then आपकी family life इससे impact हो जाती है कई बार। अब ये जो issues हैं employees को जो आते हैं, और ये organization के लिए जरूरी है to give him that option to work from home, to make him work in the environment which is 24/7, लेकिन उससे related जो issues हैं उनको कैसे address किया जा सकता है, ये आपको एक organization को देखना पड़ता है, and for that organization needs to understand organizational behavior. So this is where it is important. Next is creating a positive work environment. A positive work environment is what? You or all the organizations for that matter, you may say, they want that environment within the organization should be very positive. बहुत कंपटीशन है, कैसे ही पॉसिबल होगा आज की डेट में, ये अपने आप में एक चैलेंज है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस दे ट्राई टू डू इट थ्रू थिंग्स लाइक, से फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और आप ऑफर करें एम्प्लॉइज को कि अगर आप चाहें तो आप वॉलंटियर कर सकते हैं, वेयर इन यू कैन स्टिच अ पर्टिकुलर आर्टिकल, अ ड्रेस for somebody, it will be donated to somebody, so you can just volunteer, you would not be paid for that work, yes, but this way you can do something which is meaningful, which is good, which you may feel good about. So इस तरह की चीजें करने से होता क्या है कि when you do these kind of things, you find that there is some meaning to what you are doing. Every time probably money also cannot just give you that satisfaction which things like this give. Now this is just one example to create that positive energy into the environment. Now this is again very important for organizations, और ये जरूरी क्यों है, organization को ऐसा क्यों करना है? Because when you do it, when overall there is positivity and you have that kind of a work environment there in the organization, you will find that people they will engage. आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो एंगेजमेंट है एम्प्लॉइज के साथ, that gets improved. Lastly, we are talking about improving ethical behavior. See, हम बहुत बार बोलते हैं कि unethical practices हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, people are taking bribes, and कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, कोई कर रहा है, आपके पास there's a choice that you have, whether you should blow the whistle or you should just ignore that, you should act as if आपने कुछ देखा ही नहीं. So ethical choices होती हैं एक एम्प्लॉय के पास. इस टाइम पर वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, what is ethical, what is not ethical, this is again a question. आप यहाँ एक कंट्री में जो एथिकल है, किसी और कंट्री में वो एथिकल नहीं हो सकता. So this is a very complex thing. अब ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है इसमें?
Organizations, what they can do is they can, give a code of conduct कि इस तरह से होना चाहिए. These are the ethical practices which organization would want कि observe की जाए organization में. They can, create an environment जहां अगर आपको कुछ लगता है unethical हो रहा है and somebody comes to you and report, it will be kept anonymous. That person's name and identity would not be revealed, and an action would be taken on it. So things like this can help improve ethical behavior in an organization. So this is all for this particular topic, that is challenges and opportunities for OB. I hope you liked the video, and if you found it useful, do like and share the same with your friends. Thank